नमस्कार दोस्तों। साल 1971 भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उस साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो यह वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। बांग्लादेश बनने के इतिहास में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिनके बाद बंगालियों ने पाकिस्तानी कहलाने से इनकार कर दिया और भारी रक्तपात और जनसंहार के बाद आखिरकार बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पाकिस्तान के विभाजन के पीछे क्या कारण थे और कैसे एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत देश का क्या योगदान था। दोस्तों, 1947 में हमारे देश से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना जो कि दो क्षेत्रों में विभाजित था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, जिनके बीच 1000 मील से भी अधिक दूरी थी। दोनों क्षेत्रों के बीच संस्कृति, भाषा और पहचान में बहुत ज्यादा अंतर था। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान के पास अधिक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति थी और शासन भी पश्चिम पाकिस्तान में अभिजात वर्ग के पास था। पूर्वी पाकिस्तान, जहां मुख्य रूप से बंगाली मुसलमान रहते थे और वहां की आबादी भी पश्चिमी पाकिस्तान से अधिक थी। पश्चिमी पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने बंगाली नागरिकों के खिलाफ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधीनता की नीतियां लागू की। यहाँ सरकार ने उर्दू को एकमात्र आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास किया, जबकि इसे केवल 7% लोग ही बोलते थे। पाकिस्तान के निर्माता कहलाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को बंगाली भाषी पाकिस्तानियों पर थोपते हुए कहा कि वह अब से उर्दू में ही कामकाज करेंगे। 1960 के दशक के अंत तक पश्चिमी पाकिस्तान में एक धारणा उभर कर सामने आई कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने पूर्वी पाकिस्तान को नीच, झूठे लोगों की निचली भूमि कहा और आगे चलकर यह पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच विवाद का प्रमुख कारण बना। दोस्तों, साल 1970 में भोला चक्रवात ने पूर्वी पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जिसमें एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 से 5 लाख लोग मारे गए। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी सरकार ने इस आपदा को नियोजित करने पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और बंगालियों को भारी संकट से होकर गुजरना पड़ा। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान की जनता में पाकिस्तानी सरकार के प्रति रोष की भावना पैदा हुई। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे। इस वजह से वह पाकिस्तानी शासन की आंख की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज को हमेशा के लिए दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नजरों में हीरो बन गए। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के केस को वापस ले लिया। दोस्तों, पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिली और 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीबुर रहमान के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को यह गवारा नहीं हुआ कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करें। चुनाव के बाद ढाका में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल ने कहा कि चिंता मत करो, हम इन काले कमीनों को अपने ऊपर शासन करने की अनुमति नहीं देंगे। जल्द ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति और सेना जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया और पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। मुजीबुर रहमान के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान की सेना ने इस आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। बड़े पैमाने पर रेप और हत्या की घटनाएं हुई। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग पार्टी के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती चली गई। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी सेना के जनरल याहिया खान के आदेश पर
25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट नामक एक अभियान शुरू किया। इसे इतिहास का किसी भी देश की सेना के द्वारा अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ चलाया गया सबसे क्रूरतापूर्वक अभियान कहा जा सकता है, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के शहर ढाका पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। हमलों का नेतृत्व जनरल टिक्का खान ने किया था, जो ऑपरेशन सर्च लाइट के आर्किटेक्ट था, और उसे उसके कार्यों के लिए बंगालियों के द्वारा बंगाल का कसाई नाम दिया गया। जब 27 मार्च 1971 को टिक्का खान को बहुसंख्यक पूर्वी पाकिस्तान का प्रभारी बनाया गया तो उसने कहा, मैं इस बहुमत को अल्पमत में बदल दूंगा। 2 दिनों तक लगातार नरसंहार और संपत्ति का विनाश होता रहा। हिंसा की एक भयावह घटना में ढाका विश्वविद्यालय परिसर में 17 प्रोफेसरों और लगभग 200 छात्रों की हत्या कर दी गई। चटगांव, कोमिला और खुलना सहित अन्य शहरों में भी हमले हुए। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली निवासियों के खिलाफ सामूहिक हत्या, रेप और अन्य अत्याचारों का 9 महीने का विनाशकारी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन में मरने वाले लोगों की संख्या 30 लाख से अधिक थी। हेरिटेज फाउंडेशन के एशियाई अध्ययन केंद्र की वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता लीजा कर्टिस का कहना है कि कुल मौतों की संख्या का अनुमान 5 लाख से लेकर 30 लाख से अधिक था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने रेप को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सेना के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में रेप की शिकार महिलाओं की संख्या 2 से 4 लाख के बीच थी, जिनमें से कई का अपहरण किया गया और सेना द्वारा संचालित मिलिट्री कैंप्स में उनके साथ बार बार रेप किया गया। कुछ महिलाओं ने अपने बालों का इस्तेमाल करके खुद को फांसी लगा ली। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने अपहरण की गई महिलाओं के बाल काट दिए। टाइम मैगजीन ने 563 लड़कियों के बारे में रिपोर्ट की थी कि जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपहरण कर लिया था। जब सेना ने उन्हें छोड़ा तब वे सभी 3 से 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। कुछ महिलाओं को जबरन प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर किया गया। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर जोफ्री डेविस को युद्ध के अंत में पीड़ित महिलाओं के अबॉर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ढाका लाया गया, तो उनका मानना था कि रेप की शिकार बंगाली महिलाओं की अनुमानित संख्या 2 लाख से 4 लाख तक थी। युद्ध के बाद भी रेप विक्टिम्स अपमान की भावना से पीड़ित थी। बहुत सी रेप विक्टिम्स का उनकी फैमिलीज और सोसाइटीज के द्वारा बॉयकॉट कर दिया और उनमें से कईयों ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की वजह से 1 साल से भी कम समय में पूर्वी पाकिस्तान से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिमी बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में शरण ली, जिससे भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 3 करोड़ लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए। दोस्तों, अमेरिका आज विश्व शांति का दूत बनता है। उसने भी इस जनसंहार में पाकिस्तानी सेना का पूरी तरह से समर्थन किया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की सरकार ने पाकिस्तानी सेना को हथियार देकर समर्थन किया। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, चीन ने भी पाकिस्तान की सेना की बर्बरता का समर्थन किया था। इस युद्ध में भारत का साथ केवल सोवियत रूस ने खुलकर दिया था। आर्चर ब्लड, एक अमेरिकी राजनयिक, ने अपनी सरकार से अपना रुख बदलने का आग्रह किया था। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की आलोचना करते हुए यह दावा किया था कि हमारी सरकार ने वह साबित कर दिया है जिसे कई लोग नैतिक दिवालियापन मानेंगे। अक्टूबर-नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उसके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरिए को रखा और पूर्वी पाकिस्तान में आम जनता पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को पूरी दुनिया के सामने रखा। लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय और दिया जाए। अगर उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका और यूरोपियन देशों का दबाव मान लेती और पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दे देती, तो आज बांग्लादेश का नामो निशान भी नहीं मिलना था। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका और यूरोपियन देशों का दबाव न मानते हुए
पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए मार्च 1971 के अंत में मुक्ति वाहिनी सेना की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी सेना में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी सेना के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। दोस्तों, इसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दिए। इस युद्ध की शुरुआत से पहले इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी किया। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। दोस्तों, इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं का नेतृत्व जनरल सैम मानेकशॉ को दे दिया। जनरल सैम मानेकशॉ की अगुवाई में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को ढाका में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान कभी भी नहीं भूलेगा। इसी दिन भारत की सेना की वजह से बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी की कूटनीति और मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से भारत ने 13 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना और शेख मुजीबुर रहमान उसके पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, यह युद्ध हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व व साहस को भी दर्शाता है, जिन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर को न मानते हुए पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के खिलाफ जंग का ऐलान किया और उसको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इंदिरा गांधी जी के इस साहसिक कार्य की प्रशंसा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता होते थे, ने भी की और इंदिरा गांधी जी की तुलना देवी दुर्गा से की। दोस्तों, आज हमारे देश में कुछ मुसलमान भाई पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हारने पर टीवी तोड़ देते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर पाकिस्तान के झंडे फहराए गए हैं। Pakistani flag at a rally at the Lal Chowk. ऐसे लोगों को एक बात सोचनी चाहिए कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान का असली चेहरा आपको पता चलता। पाकिस्तान ने अपने ही देश के लाखों बंगाली मुसलमानों की बर्बरता पूर्वक हत्या की और मुसलमान महिलाओं पर क्रूरता पूर्वक अत्याचार किए। तो आप लोग क्या यह सोचते हैं कि पाकिस्तान आप लोगों को बराबरी का दर्जा देता? आप लोगों का हाल तो बांग्लादेश के मुसलमानों से भी बुरा होना था। तो मेरी हमारे देश में रहने वाले सभी मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बैर भाव मिटाकर देश की तरक्की में अपना योगदान दें। इससे आपको सम्मान भी मिलेगा और आपका जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। दोस्तों, जिस बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान ने इतना कुछ किया, आज उसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ हिंदुओं की सरेआम हत्या की जा रही है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है और उनको जेल में डाला जा रहा है। 25 नवंबर 2024 को हिंदू धर्मगुरु और इस्कॉन संस्था के महंत चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह के आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, 1971 से लेकर अब तक भारत ने बांग्लादेश के विकास के लिए करोड़ों अरबों रुपए हर साल दिए हैं और इसके बदले में बांग्लादेश अपने देश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। दोस्तों, अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। यह वही पाकिस्तान है जिसने बांग्लादेश की जनता पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी और आज बांग्लादेश उसी पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है।
दोस्तों, बांग्लादेश हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नहीं जानता है। वह जिस पाकिस्तान से अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है, उस पाकिस्तान को हमारी सरकार ने घुटनों पर ला दिया है। आज पाकिस्तान अगर कुछ भी गलत करता है तो हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मार रही है। आज पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ आम जनता खाने पीने के सामान के लिए मारामारी कर रही है। पाकिस्तान पर इतना विदेशी कर्ज है कि अगर पाकिस्तान की पाई पाई भी बिक जाए तो भी वह कर्ज नहीं चुका सकता। और बांग्लादेश ऐसे भिखारी देश से मदद मांग रहा है जो खुद अपने देश की जनता का पेट नहीं भर पा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश यह भूल गया है कि अगर भारत उसको बना सकता है तो मिटा भी सकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का क्या हाल करने वाले हैं, यह आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा। हो सकता है बांग्लादेश का विभाजन ही हो जाए और वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से देश बनाया जाए। दोस्तों, साल 1971 में भारत चाहता तो बांग्लादेश को अपने देश में शामिल कर सकता था या फिर किसी हिंदू को वहाँ सत्ता सौंप सकता था, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारत कभी भी तानाशाही को बढ़ावा नहीं देता है। भारत लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला शांति प्रिय देश है। इसलिए 1971 में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का निर्माण हुआ और वहाँ एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बना। लेकिन अब बांग्लादेश में एक तानाशाही सरकार चल रही है जो कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रही है। भारत देश यह सब चुपचाप नहीं देख सकता। हमारी सरकार को बांग्लादेश में मिलिट्री ऑपरेशन करने चाहिए और वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए अलग देश का निर्माण करवाना चाहिए ताकि वो अमन व शांति के साथ रह सकें। दोस्तों, अंत में महान विद्वान स्वामी करपात्री जी महाराज की कुछ पंक्तियों का वर्णन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।